चलो तो आप शुरू करते हैं। आज का जो जी जी। सब्जेक्ट है अपना, स्कोप ऑफ अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। तो इसमें अपन को देखना है कि ये क्या, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या प्रावधान है, क्या प्रोसीजर है, ये अपने को देखना है। तो 90 ये जो मतलब जो प्रावधान है, ये अपन इसको फर्स्ट अपील भी बोलते हैं। अ, ये इसको अपील ये अपील जो होती है, ये ओरिजिनल डिक्री जो होती है, जैसे ट्रायल कोर्ट में जो सूट चलता है उसमें जो डिक्री जजमेंट और डिक्री पारित होती है, उसके खिलाफ में अपील का ये प्रावधान है। सेक्शन 96 में प्रावधान है। और जो प्रोसीजर जो दिया है वो ऑर्डर 41 से लेकर ऑर्डर 30 रूल 35 तक के टोटल प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसमें इसके क्या मतलब अपेलेट कोर्ट के क्या ज्यूरिसडिक्शन रहेंगे। तो अपन पहले उसका वो प्रोविजन ही देख लेते हैं, सेक्शन 96। आपको आपको शायद सभी को मालूम होगा कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपील, दी नो पार्टी हैज राइट टू प्रिफर एन अपील। तो इसलिए इसी माध्यम से मद्देनजर ये प्रावधान है 96 का, हम आपको पहले पढ़ के बताऊंगा तो आपको उसका क्या मतलब एक्चुअल में है वो समझ में आ जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं इसकी जानकारी रखते हैं? हाँ, अपील अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेव where otherwise expressly provided in body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to of such court. An appeal may lie from an original decree passed ex parte, यानी एक्स पार्टी भी अगर जजमेंट डिग्री होता है तो उसमें भी अपील होती है। और सेकंड क्लॉज 3 में है, सेक्शन 96 सब सेक्शन 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। इन क्लॉज 4, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम ए डिग्री इन एनी सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। स्मॉल कॉजेज का आपके यहाँ पे है क्या, स्मॉल कॉजेज कोर्ट? नहीं है सर, हमारे यहाँ नहीं है हाँ, स्मॉल तो कॉज। ये आप लोग जो सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 96 है वो आप लोगों को अप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए कैसा है कि जो ओरिजिनल ट्रायल में जो जजमेंट डिक्री होती है ना, उसमें अपील का प्रावधान 96। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एन अपील में लाए फ्रॉम यानी एक्सपर्टी डिक्री है तो भी अपील होगी। और सेकंड बार है कि अगर कंसेंट डिक्री हुई है, यानी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, यानी दो पार्टी के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है और वो जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर है तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन एक है कि अगर अपील कंसेंट डिक्री इज ऑब्टेन बाय प्लेइंग फ्रॉड, देन अपील लाए, दैट इज अपील अगेंस्ट ऑर्डर। वो आप लोगों को शायद मालूम होगा। अब अपन आते हैं इसका जो प्रोसीजर है उसके ऊपर में। तो ऑर्डर 41 रूल 1, इसमें मेन जो है ना वही हम आपको बताता हूँ। ऑर्डर 41 में क्या है, अपील में क्या रहना चाहिए वो दिया हुआ है, क्या क्या उसमें मतलब लगाना है आपको अपील प्रेफर करते समय। कंटेंट ऑफ ऑर्डर 41 रूल 1, रूल टू कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ग्राउंड। हाँ, इसमें मेन है कि आपको जो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड एक एक 1 बाय 1 आपको वन आफ्टर अनदर ग्राउंड देना है, जो कि आपको जजमेंट, जैसे आपका ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में आप जैसे एग्रीव्ड पार्टी है, आपको जजमेंट को पढ़ना है, फिर उसमें आपके खिलाफ में क्या है। जैसे इश्यूज आपको मालूम है कि इश्यूज होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ। इश्यूज ऑफ फैक्ट मतलब जो फैक्ट आपने प्लीड किया है और रिस्पोंडेंट ने उसको डिनाई किया है, तो वहाँ पे इशू ऑफ फैक्ट क्रिएट होता है, जो भी ट्रायल कोर्ट इसको फ्रेम करता है। तो ये हुआ इशू ऑफ फैक्ट। इसके ऊपर में आप इशू ऑफ फैक्ट से भी आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। बाद में इशूज ऑफ लॉ, जैसे कि इशू ऑफ लिमिटेशन, इशू ऑफ लिमिटेशन इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। जैसे कि आपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में अगर आपने कोई लिमिटेशन का प्ली लिया हुआ है और वो आपके अगेंस्ट में जाता है,
तो वो उस पर भी आप अपील कर सकते हैं और इश्यू ऑफ फैक्ट लॉ दोनों पे अपील होता है। ग्राउंड विच मे बी टेकन इन अपील एंड वही जो भी हमने आपको बताया, इश्यू ऑफ द ग्राउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट एंड द ग्राउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ, ये दोनों आप इसमें ले सकते हैं। और उसके बाद में मेन जो प्रोविज़न है, हाँ, स्टे ऑफ अपेलेट, स्टे बाय अपेलेट कोर्ट, वो आपको मालूम है कि वो जो जिसके सामने आप अपील करते हैं उसको उस डिक्री को अपील स्टे करने का प्रावधान है। और एक इसमें और एक प्रावधान है आपका ऑर्डर 41 रूल 5 है कि जो कोर्ट अपील डिक्री पारित करता है उसी कोर्ट को स्टे देने का अधिकार है। ये तो आपको मालूम है। ऑर्डर 41 रूल 5 सब रूल में सब रूल दिया हुआ है, हाँ, सब रूल 2 में दिया हुआ। ऑर्डर 41 रूल 5 सब रूल 2 में दिया हुआ स्टे बाय कोर्ट विच पास द डिक्री, यानी जिस न्यायालय ने ओरिजिनल डिक्री पारित की है उस न्यायालय को उसको स्टे देने का अधिकार है। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जो करेंगे ना आप ट्रायल कोर्ट के सामने, वो विद इन लिमिटेशन करना है। विद इन लिमिटेशन में ही वो उस कोर्ट को उस ओरिजिनल डिक्री को लिमिटेशन विद इन लिमिटेशन वो स्टे देने का मतलब जुरिसडिक्शन है, ये इसमें दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग स्टे है कि अगर जो अपेलेट है उसको ये बताना है कि क्या सब्सटेंशियल लॉस उसको होने वाला है। सब्सटेंशियल लॉस का प्रीडिंग स्टे एप्लीकेशन में ज़रूरी है, वो हम पर्टिकुलर आपको बता देता हूँ क्या है। दैट स्टे बाय कोर्ट विच पास द डिग्री, that the substantial loss may result to the party applying for stay of execution unless the court unless the court is made one that the application has been made without unreasonable। हाँ, एक चीज़ है कि अगर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टे अगर आप फाइल कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट के सामने और उसमें डिले है, तो फिर ट्रायल कोर्ट आपको उस डिक्री को स्टे नहीं देगा। और दूसरी बात है कि आपको उसमें सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, तभी आपको ट्रायल कोर्ट उस पर्टिकुलर डिक्री को स्टे देगा टिल द टाइम यू प्रिफर एन अपील बिफोर द अपेलेट कोर्ट। ये आपको बहुत ध्यान देना है। इसके बाद में जो मेन प्रावधान है आपको बता देता हूँ। ऑर्डर 41 रूल 22, ऑर्डर 41 रूल 22 है क्रॉस ऑब्जेक्शन का, जिसके अंदर में अब जैसे आपके फेवर में डिक्री है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो डिक्री का कुछ या जजमेंट का कुछ पार्ट से आप भी एग्रीड है, आपको ऐसा लगता है कि अपने अगेंस्ट कुछ फाइंडिंग है, क्योंकि जजमेंट आपके फेवर में है, लेकिन कुछ ऐसी फाइंडिंग है या कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि आपके खिलाफ में उसमें आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ में आप बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर 41 रूल 22 यू कैन प्रिफर एन क्रॉस ऑब्जेक्शन। और क्रॉस ऑब्जेक्शन का लिमिटेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस तारीख को उसका नोटिस जो मिलता है ना, और अपील का जो अपील प्रेफर किया है उसका जो आपको नोटिस मिलेगा, उसके विद इन 1 मंथ आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन दाखिल करना है। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन को जो रूल्स लागू है वो सेम है, जो रूल सेक्शन 96 में दिए हुए है ना, ऑर्डर 41 में जो सारे जो रूल्स है वो सारे रूल्स क्रॉस ऑब्जेक्शन को लागू होते हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शन मीन्स अपील बाय रिस्पोंडेंट, और रूल्स एज टू वैल्यूएशन, रूल्स एज टू कॉज ऑफ एक्शन, यू कैन प्रिफर एन क्रॉस ऑब्जेक्शन so far as the issue of fact is concerned and issue of law is concerned। then यानी सेक्शन 96 में जो अधिकार अपेलेंट को दिया हुआ है, सेम अधिकार रिस्पोंडेंट को भी दिया है बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 41 रूल 22। ये यहाँ पे अब अपन आ गए। अब बाद में जो है फिर मेन प्रावधान है ऑर्डर 41 रूल 27। ऑर्डर 41 रूल 27 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट राइट गिवन टू द अपेलेंट। उसमें 3 सर्कमस्टांसेस ऑर्डर 41 रूल 27 प्रोवाइड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। इसमें क्या होता है, 3 कंडीशंस दिया हुआ है। एक तो ट्रायल कोर्ट में आपका कोई प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट
इलीगली रिजेक्ट किया है, जो जो डॉक्यूमेंट आपने ट्रायल कोर्ट में फाइल किए थे, फाइल करने के आपने कोशिश किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने वो आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट कर दी है इलीगली विदाउट सफिशिएंट रीज़न, तो वो मुद्दा आप वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपील 96 में प्रीफर करके आप एक एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा ऑर्डर 41 रूल 27 में। तो वो आप अपील कोर्ट को भी वो डॉक्यूमेंट फाइल करके वो सारे जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप आर्गूमेंट करके आप अपील कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन अलाउ किया जाए, यानी ये एविडेंस को कंसिडर किया जाए। तो एक 3 कंडीशन है, हम उसमें पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा। तो एक हम बता देता हूँ आपको, एक जो आपने ट्रायल कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल किया था लेकिन उसको ट्रायल कोर्ट में एडमिट नहीं किया। सेकंड वो जो डॉक्यूमेंट है जो डिग्री पास होने के बाद में आपको मिलते हैं या आपके नॉलेज में आते हैं, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट वो अगर रिलेवेंट है तो वो आप अपेलेटिव स्टेज में आप फाइल कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 41 रूल 27। और थर्ड जो क्लॉज है ऑर्डर 41 रूल 27 में वो है, हाँ वो डॉक्यूमेंट, और हाँ वो अपेलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो डॉक्यूमेंट जरूरी है रिकॉर्ड पे दाखिल करना, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन अपेलेट को दे सकता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट वो रिकॉर्ड पे वो पर्टिकुलर जो क्लॉज है वो अपेलेट कोर्ट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस और एनी विटनेस टू बी एग्जामिन्ड टू एनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट और फॉर एनी सब्सटेंशियल कॉज। यानी इसमें 3 क्लॉज है। एक है कि जो डॉक्यूमेंट आपने ट्रायल कोर्ट में फाइल किए है लेकिन वो ट्रायल कोर्ट ने आप पर रिजेक्ट कर दिए, वो उसको एडमिट नहीं किया। सेकंड, वे सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको डिग्री होने के बाद में आपके नॉलेज में आते हैं और नॉलेज में आते या कि आप ड्यू एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस भी वो आप रिकॉर्ड में फाइल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो भी इन एडवर्टेंटली वो आपसे छूट गए वो डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप रूल 27 ऑफ ऑर्डर 41 में आप फाइल कर सकते हैं। अब जब आपने वो डॉक्यूमेंट आपने रिकॉर्ड में फाइल किया तो अब कैसा है, सेक्शन 68 जो है उसमें प्रावधान है टू प्रूव द डॉक्यूमेंट, हाउ टू प्रूव द डॉक्यूमेंट। वो तो फिर वो उसमें प्रोसीजर क्या है कि उसमें अपेलेट कोर्ट क्या करेगा, या तो एविडेंस खुद रिकॉर्ड करेगा और उस डॉक्यूमेंट को साबित करने की एक अवसर अपेलेंट को देगा। बाय रिकॉर्डिंग द एविडेंस द अपेलेट कोर्ट वुड परमिट द अपेलेंट टू प्रूव दोज डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67, 68 या जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट प्रूव करने की, उसके हिसाब से वो खुद रिकॉर्ड एविडेंस एविडेंस रिकॉर्ड करेगा अपेलेट कोर्ट। अब सेकंड जो अपेलेट कोर्ट का अधिकार है अंडर सेक्शन 96 रेड विथ ऑर्डर 41 रूल 27, वो मैटर को रिमांड करेगा, ट्रायल कोर्ट के पास में भेजेगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा ट्रायल कोर्ट को कि वो जो नए डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आए हैं हुए है उसके बारे में एविडेंस रिकॉर्ड करे और फिर वो एंटायर रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग वो फिर अपेलेट कोर्ट को ट्रांसमिट करे और फिर अपेलेट कोर्ट वो सारा जो न्यू एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड पे लाया हुआ है अपेलेट कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से, फिर उसको कंसिडर करके और मेरिट कंसिडर करके वो फिर वो जजमेंट देगा और उसमें जो नए डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पे आए हैं उसको कंसिडर करेंगे। तो ये प्रोसीजर हुआ। तो हाउ टू एक्सरसाइज द पावर conferred upon court under order 41 rule 27 that has been provided under rule 28 of order 41, that is mode of taking additional evidence. Wherever additional evidence is allowed to be produced, the appellate court may either take such evidence or direct the court from whose decree the appeal is preferred or any other subordinate court। यानी जो अभी हमने आपको बताया कि या तो अपेलेट कोर्ट खुद एविडेंस रिकॉर्ड करेगा या फिर वो मैटर को रिमांड करेगा ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। ये हो गया। उसके बाद में आता है मेन जो अपना जो आज का टॉपिक है कि व्हाट द जजमेंट ऑफ द अपेलेट कोर्ट में डायरेक्ट।
द जजमेंट मे बी फॉर कंफर्मिंग, वेरिंग और रिवर्सिंग। ये जो मेन ऑब्जेक्ट है आपके टॉपिक का जो क्रक्स है वो है। जी अब अपेलेट कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग jurisdiction by virtue of section 96 read with order 41 rule 32, अपेलेट कोर्ट क्या करेगा? जो उसके सामने जब अपील आई है सुनवाई के लिए और उसने दोनों पक्षों को ऑन मेरिट जब सुनने के बाद में अपेलेट कोर्ट का क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ power of appellate court, what the appellate court should do, after taking into consideration the argument advanced by the parties, what is the duty of the appellate court, वो अपने को अब देखना है। उसमें ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? appellate court में either confirm the judgment and the findings recorded by the trial court, or the appellate court may reverse the finding recorded by the trial court, और थर्ड है reversing the judgment and decree of the trial court। the confirmation क्या है? confirmation the endorsement of the reasoning given by the trial court, यानी वो बोलेगा ठीक है जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसाइड किया हुआ है या रीजनिंग जो दिया हुआ है वो कंफर्म है, ठीक है, वो देर इज़ नो इलीगलिटी, देर इज़ नो परवर्सिटी, देर इज़ नथिंग टू चेंज द जजमेंट। तो वो हो गया कंफर्मेशन। ये है एक पावर ऑफ द अपेलेट कोर्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है वेरिंग। अब वेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफर्म भी नहीं कर रहा है, रिवर्स भी नहीं कर रहा है, वो उसको वेरी कर रहा है, में चेंज कर रहा है। उसने टोटल एविडेंस रीअप्रिशिएट किया और उसने वो रीअप्रिशिएशन के बाद में उसको लगता है कि इसको रिवर्स करना चाहिए, मतलब कंफर्म भी नहीं करना चाहिए, कंफर्म भी नहीं करना है और रिवर्स भी नहीं करना है, उसको वेरी करना है, चेंज करना है। तो अब इस पावर में अपेलेट कोर्ट को क्या करना है कि उसको अपने रीजनिंग देना, ऑल टुगेदर डिफरेंट रीजनिंग, द रीजनिंग विच द ट्रायल कोर्ट हैज गिवन are now varied, altogether changed by the appellate court, that is varying the judgment। वो फिर उसमें जो रिलीफ जो उसने दिया था वो रिलीफ उसको वो जैसे कि एक अपन की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपकी डिग्री समझे, तो ट्रायल कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री किया था, तो वाइल रिवर्सिंग और वेरिंग द जजमेंट या डिग्री, what the appellate court can do, appellate court may dismiss the appeal and dismiss the appeal by reversing the reasoning given by the trial court। ये हो गया रिवर्सिंग। और आपने आपको पहले ही बताया कि वो वेरिंग एंड रिवर्सिंग, तो ये है वो अपना रीजनिंग चेंज कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, लेकिन फिर भी कंफर्म भी करेगा ना तो उसको अपने जो अपेलेट ने जो आर्गूमेंट किया है, जो भी सारे उसने जो रूलिंग्स लगाए हैं या उसका अपना जो तर्क है फाइंडिंग्स के बारे में, वो प्रत्येक तर्क पे अपेलेट कोर्ट को अपना खुद का जजमेंट देना पड़ेगा, अपना खुद का तर्क देना पड़ेगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे आप, उसको रीजनिंग देना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द अपेलेट कोर्ट। तो ये जो क्रक्स है, जो इसका जो रिजर्वायर ऑफ द पावर ऑफ द अपेलेट कोर्ट इज गिवन अंडर ऑर्डर 41 रूल 32। what it provides, the judgment may be for confirming, varying or reversing the decree from which the appeal is preferred, or if the parties to the appeal agree to the form which the decree is in appeal shall take। यानी ये देखो सेक्शन 32 का एक बहुत महत्व की चीज़ क्या है कि बिफोर द अपेलेट कोर्ट ऑल्सो parties may enter into an appeal, and in terms of parties may enter into a compromise, and in terms of the compromise appellate court may pass a compromise decree in view of the compromise which the parties have entered into। यानी by virtue of section 32 rule 32 of order 41 अपील कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड करने का भी पावर है। अब इसके बाद का जो प्रावधान है दैट इज रूल 32, वो भी बहुत महत्व का, वो भी रिजर्वायर ऑफ पावर ऑफ द अपेलेट कोर्ट।
वो क्या बोलता है देखो, appellate court shall have power to pass any decree and make any order which ought to have been passed or made, and to pass or make such further or other decree or order as the case may require, and this power may be exercised by the court notwithstanding that the appeal is as to the part only of the decree and may be exercised in favor of all or any of the respondent or parties, although such respondent or parties may not have filed any appeal or objection, and may, where there have been decree in cross suit, or where two or more decrees are passed in one suit, be exercised in respect of all or any of the decrees, although an appeal may not have been filed against such decree. देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ऐसा है कि जैसे कि समझो अभी तीन चार अपेलेंट है, सॉरी द प्लेंटिफ है बिफोर द ट्रायल, तो अपन एक एग्जांपल लेंगे, चार प्लेंटिफ्स है और डिक्री सभी के खिलाफ में हुई है और उसमें सिर्फ 2 लोगों ने अपील किया, तो अपेलेट कोर्ट को ये भी पावर है कि जो 2 प्लेंटिफ है, ओरिजिनल प्लेंटिफ, उन्होंने चूंकि अपील फाइल नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपेलेट कोर्ट को उनके पक्ष में जो फैसला, उनके अगेंस्ट में जो फैसला हुआ है उसको भी रिवर्स करने का या उसको कंफर्म करने का अपेलेट कोर्ट को पावर है। यानी ऐसा नहीं है कि हर पार्टी ने अपील करना चाहिए, जो पार्टी अपील नहीं भी कर रहा है उसके भी पक्ष में अपेलेट कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ रूल 33 ऑर्डर 41 जजमेंट दे सकता है। आइदर अपेलेट कोर्ट में वेरी दी जजमेंट, रिवर्स दी जजमेंट और कन्फर्म दी जजमेंट। यानी ये जो अपेलेट कोर्ट का जो पावर है अंडर और रूल 3, ये बहुत वास्ट पावर है। कोई पार्टी ऐसा नहीं बोलता कि भाई मैंने अपील नहीं किया तो अपेलेट कोर्ट के पावर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द अपेलेट कोर्ट। इवन अपेलेट कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपील इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज। यानी अगर उसने अपील प्रिफर भी नहीं भी किया हुआ है या क्रॉस ऑब्जेक्शन है, क्रॉस ऑब्जेक्शन इज प्रिफर्ड बाय द रिस्पोंडेंट, यानी बाय वर्च्यू ऑफ रूल 33 ऑफ ऑर्डर 41 इन क्रॉस ऑब्जेक्शन अपील कोर्ट जो मुद्दे नहीं लिए हुए, जो फाइंडिंग को चैलेंज नहीं किया है, उसको भी अपेलेट कोर्ट टच कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, वेरी कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। ये इतना वास्ट पावर दिया हुआ है रूल 33 में। बाकी तो ठीक ही है। अब सेकंड इम्पोर्टेंट जो पावर है अपेलेट कोर्ट का, अपेलेट कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ रूल 23 रिमांड द मैटर टू द ट्रायल कोर्ट। अपेलेट कोर्ट के रिमांड के जो पावर वो कैसे है, वो ऐसे है कि यानी वास्ट एकदम ब्लैंकेट पावर नहीं है। इसमें कैसा है, ऑर्डर 41 रूल 23 में क्या दिया हुआ है, अगर अपेलेट कोर्ट के सामने अपील है, जिस ट्रायल कोर्ट में प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर में उसने डिक्री पास किया हुआ है, उस डिक्री के खिलाफ में सेक्शन 96 की अपील है और अपेलेट कोर्ट के सामने, और अपेलेट कोर्ट एंटायर जजमेंट चेंज कर रहा है, तो ऐसे सूरत में अपेलेट कोर्ट क्या करेगा, उस मैटर को रिमांड करेगा। क्यों रिमांड करेंगे, क्योंकि वो जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी इशू के ऊपर में फुल फ्लेज्ड फाइंडिंग्स नहीं है उसमें, इन ऑल इशूज, ओनली ऑन प्रिलिमिनरी इशूज द ट्रायल कोर्ट हैज पास द डिक्री एंड ग्रांटेड आइदर relief in favor of the plaintiff or the defendant. In that exercising the power which is provided under rule 23 of order 41, what the appellate court would do, appellate court would remand the matter. He would not decide the appeal on the basis of the merit of the matter. He only remand the matter so that there may not be any prejudice to any of the parties which are before the order. The rule 23 is the power of the appellate court to remand the matter where there is the
issue, preliminary issue has been decided by the trial court, and there is one more power vested with the appellate court by virtue of Rule 23 or Rule 23 of Order 41, which reads रिमांड इन अदर केसेस। देखो, एक तो दो टाइप के पावर है रिमांड के। एक ऑर्डर रूल 23 का, वेयर देर इज अ प्रिलिमिनरी पॉइंट पे अगर डिग्री पास हुई और अपेलेट कोर्ट रिवर्स करना चाहता है तो ऐसे सूरत में वो रिमांड करेगा, रिवर्स करेगा और फिर मैटर को रिमांड करेगा। और फिर रूल 23 में रिमांड इन अदर वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री एन अपील इज प्रिफर्ड हैज डिस्पोज ऑफ द केस अदरवाइज दैन ऑन ए प्रिलिमिनरी पॉइंट। हाँ, अब ये जो पावर 23 है, इसमें क्या है, ये प्रिलिमिनरी में नहीं दिया हुआ है, इसमें अदरवाइज डिस्पोजल ऑफ द सूट है। तो ऐसी सूरत में भी अगर अपेलेट कोर्ट को लगता है, हाँ, अपेलेट कोर्ट अगर उस डिग्री को तो रिवर्स करना चाहता है या चेंज करना चाहता है, तो वो फिर क्या करेगा, वो मेरिट पे डिसीजन नहीं देगा, वो फिर बाय एक्सरसाइजिंग द पावर वेस्टेड इन इट बाय वर्च्यू ऑफ रूल 23A of Order 41 will remand the matter back to the trial court with the direction to reconsider all the points and to pass a fresh decree. So there are two power vested with the appellate court to remand the matter. That is the power under Rule 23 of Order 41 and power under 23A of Order 41. These are the ये है। अब इसके अलावा एक और भी अपेलेट कोर्ट को पावर है, जो वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट अपेलेट कोर्ट में डिटरमाइन केस फाइनल। हाँ, अब ये बहुत महत्व का है। ड्यूरिंग द हियरिंग अगर अब अपेलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि में जो एविडेंस जो वो है, जो आया है, वो सफिशिएंट नहीं है, इसको लगता है कि नहीं, इसमें और सफिशिएंट एविडेंस आना चाहिए, तो ऐसे सूरत में भी फिर अपेलेट कोर्ट उसको रिमांड करेगा, या तो फिर अपेलेट कोर्ट खुद ही एविडेंस रिकॉर्ड करके वो सारे जो इश्यूज ऑफ लॉ, इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ सारे मैटर कोर्ट को, सारे जो एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट अपेलेट कोर्ट के सामने है अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल कोर्ट, फिर वो सारे एक एक पॉइंट पे मेरिट पे वो या तो पूरा जजमेंट देगा, वेरिंग दी फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट और कंफर्मिंग दी फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट और रिवर्सिंग द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। तो ये सारे पावर है अपेलेट स्कोप ऑफ अपील अंडर सेक्शन 96, यानी रिवर्सिंग, कंफर्मिंग एंड वेरिंग, यानी ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सीधा एक ही बात अपन बोल सकते हैं। दी अपील प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96 इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग बिफोर दी अपेलेट कोर्ट। वो सारे पावर जो ट्रायल कोर्ट के है वो अपील कोर्ट को भी दिए हुए हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 96 रेड विद ऑर्डर 41, रूल 23A, 32 एंड 33। तो ये है स्कोप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 96। ये पूरा सब्जेक्ट है इसमें। और आपको क्या लगता है ये, अब इसमें अगर सेकंड अपील अब हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ये अब सेक्शन 96 का जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट रूल्स। अपन जैसे हम लोग के महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर है। सेक्शन 96 का ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज को भी है और एट द सेम टाइम 96 में अपेलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट भी है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर इफ द सूट इज ट्राइड हैज बीन ट्राइड बाय द civil judge junior division, then the first appeal would lie to the district judge. And if the suit is has been tried by the civil judge senior division, then the first appeal would lie to the high court. So there is a bifurcation of jurisdiction under section 96 that depends upon the pecuniary jurisdiction exercised either by the
junior division judge or the senior division. That depends upon the part of figure that is made in the manual or in the other provisions relating to the appeal. ये सारा विषय है। इसमें आपको क्या डाउट है या इसमें ऐसा लगता है कि कुछ और है? हाँ, एक हम इसमें सेकंड अपील भी ऐड कर दूंगा। सेकंड अपील देखो, हाँ, एक चीज़ और महत्व की हम आपको बताना भूल गए कि अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 96 इज द लास्ट कोर्ट ऑफ फैक्ट। इसका मतलब अंडर बाय एक्सरसाइजिंग jurisdiction under section 96 the court can disturb entire findings recorded by trial court। उसके बाद के जो कोर्ट है वो फैक्ट ऑफ अपील नहीं है, वो फैक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो लास्ट कोर्ट डिस्टर्ब विच हैव अ पावर टू डिस्टर्ब द फैक्ट इज द कोर्ट विच एक्सरसाइजेज jurisdiction under section 96 and there is no other provision which empower appellate court to disturb or change the fact or reappreciate entire evidence to change the findings recorded by the trial court। तो ये बहुत महत्व की चीज़ है कि the appellate court which exercises the jurisdiction under section 96 is the last court to disturb the findings relating to the fact। ये है, यानी ये लास्ट कोर्ट है। ये जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है ना, वो लास्ट कोर्ट है। अब जहाँ तक के सेकंड अपील सेक्शन so far as the power of honorable high court which is conferred upon the high court under section 100 is concerned, तो वो फैक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता while exercising the jurisdiction under section 100 section 100 provides for second appeal। सेकंड अपील जो होती है, सेकंड अपील और फर्स्ट अपील में ये फर्क है कि सेकंड अपील जो होती है वो ओनली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं होती है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही सेकंड अपील होती है। वो सेकंड अपील में हाई कोर्ट कैन नॉट रीअप्रिशिएट द एविडेंस एंड कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। ये जो डिफरेंस है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में। सेकंड अपील का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। वो हाई कोर्ट उसमें फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और हाई कोर्ट बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 100 द एविडेंस वो रीअप्रिशिएट नहीं करेगा। अब मैंने फिर से अपनी रीजनिंग को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है तो वो ही देखना है। वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट फ्रेम दी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो फार एज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज कंसर्न, दी क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इफ आंसर्ड इन फेवर ऑफ द appellant, the judgment, such question of law can be said to be a substantial question of law। all question of law cannot be said to be substantial question of law। ये एक चीज़ है। तो इसके लिए आपको बहुत, अभी हमने देखा हुआ हमारे लाइफ के अंदर में कि सारे जो लॉयर्स हैं उनको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करना भी नहीं आता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उसी को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ करके रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर अदालत के सामने पॉइंट आउट करते कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन ऐसा नहीं है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो लॉ है कि जिसकी वजह से एंटायर जजमेंट और फाइंडिंग्स अगर रिवर्स हो रहे हैं इन फेवर ऑफ द अपेलेंट, दैट क्वेश्चन इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और वो सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि अभी तक के डिसाइड नहीं किया हुआ है, या वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के है, या which has caused the miscarriage of justice to the appellant, those are all substantive question of law। तो ये डिफरेंस है, पावर अंडर सेक्शन 96 एंड पावर अंडर सेक्शन 100। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू जुरिसडिक्शन। ये सारा विषय है। इसमें अभी कुछ छूटा होगा तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये सर थोड़ा सा इसमें सर लिमिटेशन की भी बात लिमिटेशन है। ये देखिए, सो फार एज दी अंडर लिमिटेशन का ऐसा है
कि यू कैन फाइल अपील बियॉन्ड लिमिटेशन so far as first appeal is concerned before the district judge ना, there is a limitation of 30 days provided under the provisions of the limitation है। ये आपको अपील जो फाइल करना है वो 30 दिन में फाइल करना है। और सेम अपील अगर आप हमारे ख्याल से हाई कोर्ट के सामने अगर फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 96 एज पर दी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, तो शायद हमारे ख्याल से 90 डेज है। नहीं, 60 है ना, डेज है है ना, शायद, 60 है शायद। सेकंड अपील के लिए 19 है। अब मेरे नहीं को भी सेकंड एकदम अपील याद के नहीं लिए आ तो रहा। सेकंड अपील के लिए तो 90 डेज है, लेकिन हमारे ख्याल से हाई कोर्ट को जो अपील होती है ना, भले ही वो 96 में भी है, जी, उसमें जी। भी हमारे को थोड़ा सा डाउट है, देखना हमारे को लगता है वो जी। 90 डेज ही है जी, 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 लिमिटेशन एक्सेस। लेकिन आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, जी, 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 जी। मे बी रॉन्ग, हमारे को ऐसा लगता है। और सर और हाँ, और सेकंड थोड़ा है कि हाँ एक चीज़ और एक महत्व की हम आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि अगर आप जैसे आप अपील कर रहे हैं अलॉन्ग विथ एन एप्लीकेशन फॉर कन्वेंशन ऑफ डिले, तो इसमें क्या है कि अपेलेट कोर्ट को जो पावर है ना, वो पहले आपको अपेलेट वो डिले कंडोन का एप्लीकेशन उसको डिसाइड करना पड़ेगा। जी। देयर इज अ स्पेसिफिक अंडर ऑर्डर 41 रूल, हम बता देता हूँ आपको, रूल में आप पॉइंट आउट ही कर दो, हमने नोट किए वो। देखो हमको बता देते, आपके ध्यान में रहेगा वो। हाँ देखो, ऑर्डर 41 रूल 3 है, अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर कन्वेंशन ऑफ डिले व्हेन एन अपील इज प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड देयरफॉर इट शैल बी अकम्पनीड बाय एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट सेटिंग फोर्थ द फैक्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप बियॉन्ड लिमिटेशन अगर अपील फाइल कर रहे हैं और आप एप्लीकेशन फॉर कन्वेंशन ऑफ डिले फाइल कर रहे हैं, तो वो जो एप्लीकेशन है ना, उसको अपेलेट कोर्ट को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अपेलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 96 और रेडी विद ऑर्डर 41 वो अलॉन्ग विद दी अपील वो डिसाइड करेंगे। इसमें कंडीशन प्रेसिडेंट है बाय वर्च्यू ऑफ रूल 3 है कि उसको डिले एप्लीकेशन जो दिया है ना, उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू दी अदर साइड को फिर डिले कंडोन करना पड़ेगा, फिर अपील को एडमिट करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली अपेलेट कोर्ट डिले एप्लीकेशन और अपील दोनों साइड में डिसाइड करो, ऐसा नहीं है। ये प्रावधान है, ये इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया। और सर एक ये है कि प्रिलिमिनरी डिक्री है उसकी अपील, और अगर प्रिलिमिनरी डिक्री में अगर अपील नहीं की है तो क्या फाइनल डिक्री क्या विरुद्ध भी आ सकते हैं? नहीं, फिर आपको फाइनल डिग्री में शायद नहीं है अपील, आपको प्रिलिमिनरी डिग्री अगर आप नहीं कर रहे जी, तो। जी, जी। हाँ, और हालांकि अगर ऑर्डर 41 के आप प्रावधान पढ़ो ना, तो ऐसा कहीं पे भी बार तो नहीं दिया हुआ है। जी, जी, नहीं, कहीं बार नहीं, हमने पढ़े पूरा वो जी, ऑर्डर जी। 41 अलग रूल से नहीं है, से लेकर उसमें नहीं है। आखिरी तक के 35 में ऐसा तक नहीं है। ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। जी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो डिक्री की जो आपको इसके लिए आप अगर कॉमेंट्री डिक्री की पढ़ेंगे, परिभाषा। डिक्री की जो परिभाषा जो दी है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसा कहीं दिया हुआ नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ, और एक चीज़ है कि एक चीज़ हम बताना भूल गए आपको, ऑर्डर 41 में एक बहुत महत्व की चीज़ और है, जो कि हाँ ये रूल 4 जो है ना, वो बहुत है। ऑर्डर 41 रूल 4, वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में ऑब्टेन रिवर्सल ऑफ होल डिक्री वेयर इज प्रोसीड ऑन ग्राउंड कॉमन टू ऑल। ये जो हमने बताया था आपको कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो उसमें से जैसे अभी 3 डिफेंडेंट 4 डिफेंडेंट है, 4 प्लेंटिफ है, उसमें से अगर 3 डिफेंडेंट को अपील नहीं करना है और एक ही प्लेंटिफ को अपील करना है, तो वो कर सकता है। और वो जो डिक्री है, वो एंटायर डिक्री को रिवर्सल मांग सकता है, वेरिंग मांग सकता है, कन्फर्मेशन मांग सकता है। ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर जी, जी। पावर दिया है अपलेट को, बहुत इम्पोर्टेंट पावर भी है। बहुत से लोगों को इसका मालूम नहीं रहता। यानी एक अगर उसमें से एक ही हाँ, जैसे अपील करता है। तीन प्लेंटिफ है और तीन प्लेंटिफ में से एक ही प्लेंटिफ अगर अपील करना चाहे तो वो कर सकता है, एंड ही कैन प्रे फॉर रिवर्सल ऑफ एंटायर जजमेंट डिक्री। ऐसा जो बच्चे जो प्लेंटिफ है, वो ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई ये इसको सिर्फ अकेले एक ही प्लेंटिफ को अपील करने का पावर है।
जी। ऐसा ऐसा प्लीडिंग नहीं, ऐसा प्ली नहीं ले सकता है। और वो सर हाँ, हाँ हाँ। सर एक जैसे मान लीजिए कभी सिविल सूट में एक बोनाफाइड परचेजर होता है हम्म। और वो ही है मेन पार्टी होता है, बाकी लोग तो अपनी जमीन बेच के यहाँ वहाँ चले जाते हैं, जैसे बहनों तो का उसको मुकदमा है। उसको उसको सारे पावर है ना। ही तो कैन ही कैन। बोनाफाइड परचेजर अपील करता है, फर्स्ट अपील। हाँ और फर्स्ट अपील में जो दूसरी पार्टी रहती है, जैसे उनकी सिस्टर्स रहती हैं जो लेडीज रहती हैं जिन्होंने परचेज किया था लैंड, हाँ और वो अपील में उनको पक्षकार बनाया जाता है, बट वो अपना ना तो सूट में उपस्थित होती है ना तो हाँ अपील में उपस्थित होती है, उनके हाँ एविडेंस भी नहीं रिकॉर्ड बराबर, कराई जाती है। बिल्कुल, तो बहुत क्या बहुत ट्रायल बहुत कोर्ट उनके एडवर्स में कोई ऑर्डर कर सकता है या उनके फेवर में ऐसा कुछ ऑर्डर कर कर सकता है क्या? सकता है। देखो कैसा है, आप ये इशू जो है ना वो ऐसा है कि द बोनाफाइड परचेसर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल ओनर वेंडर, यानी जो परचेसर जो है ना वो अब ओनर बन गए, और जो ओरिजिनल वेंडर, जो ओरिजिनल ओनर है या वेंडर जिसको बोलते हैं, हम्म, उनके जो सारे जो अधिकार है ना वो उसको प्राप्त हो जाते हैं, और उसको वो जो बोनाफाइड परचेसर है वो ही कैन टेक ऑल प्लीज विच आर अवेलेबल टू द ओनर। तो जो उसके जो बाकी जो भाई बहन है, जो डिपेंडेंट है, जो जिनका कोल्यूजन है प्लेंटिफ के साथ या उनकी मिली भगत है, तो उसको वो मिली भगत को तोड़ने के लिए जो सारे जो प्ली अवेलेबल है ना उसको बोनाफाइड परचेसर को ही कैन एक्सरसाइज ऑल पावर। समझ गए ना? यानी तो सरल भाषा में एक ही चीज है कि ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल ओनर। वो यानी ये माना जाएगा कि वही ओरिजिनल ओनर है। तो कोर्ट ये कह के नहीं बच सकता है कि चूंकि ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने जमीन विक्रय किया है इनको पक्षकार बनाया गया था, जिन्होंने अपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए न्यायालय के समक्ष, तो इसलिए हम कैसे मान लें कि जमीन आपको विक्रय किया है, कुछ किया है, तो कोर्ट इस चीज नहीं में गलत फाइंडिंग नहीं दे सकता है। नहीं, ये तो कैसा है कि अभी आप अपील की बात करें ना, आपको सारा जो भी करना है ना वो ट्रायल कोर्ट में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदा नहीं सर, जैसा। अपील की बात कर रहा हूँ, अपील में भी हाँ कोर्ट ने यही चीज बोला है कि नहीं नहीं, ये आपने यदि आपको लगता था, क्योंकि फैक्ट्स आप केस में आए तो लगता था कि उनको वहाँ पक्षकार बनाया है, उनको वहाँ अपने स्टेटमेंट देना चाहिए, एफिडेविट पे अपना वहाँ न्यायालय में भी अपने बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए, लेकिन नहीं कराए। अब वो नहीं क्योंकि जानबूझ के नहीं नहीं आई महिलाएं। नहीं नहीं नहीं, देखिए कैसा है, वो लोग ने वो पक्षकार बन के नहीं आए या उनने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, उनने सूट को कंटेस्ट ही नहीं किया, ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप? जी, हाँ, जी, जी, contest ही नहीं। contest नहीं, ही हाँ नहीं बिल्कुल, दे हैव नॉट कंटेस्टेड बिकॉज देयर वाज एन कोलिजन बिटवीन प्लेंटिफ एंड दी अदर डिफेंडेंट। समझ गए? ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप? जी, जी, जी बिल्कुल। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। इसके अंदर में कैसा है कि आप उन लोगों को एग्जामिन कर सकते हैं, या आप सारे पावर, आपको एविडेंस ला सकते हैं आप रिकॉर्ड पे कि वो उन लोग ने जो प्ली लिया है कोलिजन का, उसको काटने के लिए आप सारी चीज कर सकते हैं ना वहाँ पे, आपको अच्छा। अवेलेबल है। अब यू आर द बोनाफाइड परचेसर, यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट यू आर द बोनाफाइड परचेसर, यू हैड नो नोटिस ऑफ एनी अदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दैट मैटर। तो आपको जो भी करना है आपको ट्रायल कोर्ट में करना है। आप जैसे कैसा है कि आप डिफेंड नंबर 1 है, आप बोनाफाइड परचेजर डिफेंड नंबर 1 है, एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन हु कोल्यूडेड विद द प्लेंटिफ, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू द विटनेस बॉक्स, दे हैव नॉट फाइल्ड एनी रिटन स्टेटमेंट। तो आपको देखो कैसा है, जब बारी आएगी क्रॉस एग्जामिनेशन पे तो आपको पहला मतलब आप सबका क्रॉस होने के बाद आपको क्रॉस करने का अवसर दिया जाएगा। यानी वो लोग जो भी रिकॉर्ड पे लाएंगे उसके बाद में आपको अवसर मिलेगा क्रॉस करने का। यानी आपके सामने सारी चीज रहेंगी और उसके बाद आप क्रॉस करेंगे, या आप जो भी एविडेंस देंगे वो सारा मटेरियल आने के बाद देंगे। यानी आपको पूरा अवसर दिया जाएगा उनके कोल्यूजन को काटने के लिए, उसको डिमोलिश करने के लिए। ये एक्चुअल में ये प्रोसीजर है। आपको न्यायालय ये नहीं बोल सकता क्योंकि आप डिफेंडेंट नंबर 1 है इसलिए आपको पहले क्रॉस करना पड़ेगा। सर यही नहीं। जो सेम ग्राउंड बता रहे हैं ये सर, ये मटेरियल एविडेंस में आएंगे तो हाँ। ट्रायल कोर्ट एज वेल एज द अपीलेट कोर्ट विल नॉट कंसीडर, तो सेकंड अपील मे बी कंसीडर और नॉट। नहीं, सेकंड अपील में कैसा है, सेकंड अपील में तो आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बताना है ना। वो सर ये सेकंड देखो फर्स्ट रिलीवेंट नॉट कंसीडर बाय द अपील। नहीं देखो, इन सेकंड अपील द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज नो कंसर्न विद द फैक्ट। In second appeal, High Court cannot touch
such the fact only you will have to establish substantial question of law. आपको बताना पड़ेगा, हाँ, या फिर सर ये उसमें मटेरियल एविडेंस थे तो इनको कंसीडर नहीं किया गया। नहीं, हाँ, तो वो फाइंडिंग, वो तो परवर्स फाइंडिंग है ना। परवर्स फाइंडिंग के कारण वो- जी जी हम आपको बता रहे हैं, देखो, इफ देयर इज अ परवर्स फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट ऑफ द अपीलेट कोर्ट ना, दैट इटसेल्फ इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसी फाइंडिंग्स है जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो दैट इटसेल्फ इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। परवर्स फाइंडिंग इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये ऐसी फाइंडिंग जिसका कोई आधार, यानी कोई तथ्यों से कोई आधार नहीं है, जो चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं लाई है, उस पर अगर जजमेंट दिया हुआ है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने, तो ये जो है ना, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस पर रूलिंग, बहुत रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट के। फाइंडिंग्स विच आर सब्सटेंशियल, विच आर परवर्स, itself is a substantial question of law। यानी जो फाइंडिंग्स परवर्स है ना, वो अपने आप में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो ये जो मुद्दा उठाया ना राजनीति जी आपने, ये एक्चुअल में कैसा है, ये फैक्ट ये दिस इज रिलेटिंग टू फैक्ट। और आपको ट्रायल कोर्ट में ही आपने जब ये केस को लड़ा है ना, तो उसी समय आपको सारा ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करके ना सारी चीज़ पे रिकॉर्ड पे लाना है। यू कैन एग्जामिन एज योर विटनेस, डिफेंडेंट एज योर विटनेस ऑल्सो। तो सर यही तो बोल रहे हैं सर, जो कंकरेंट फाइंडिंग होती है, तो कंकरेंट फाइंडिंग में बोथ कोर्ट की जब एक जैसी फाइंडिंग हो जाएगी, तो आप सेकंड अपील में आएंगे सर, तो वो अपन लॉ पे आएंगे। तो लॉ पे तो ठीक है सर, जहाँ तक ये फैक्ट्स के बारे में डिस्प्यूट है, जो मटेरियल एविडेंस है उसी की डिस्प्यूट है, तो सर ये तो नहीं, इफ देयर इज कंकरेंट फाइंडिंग ना, एंड दैट कंकरेंट फाइंडिंग इज बेस्ड अपॉन proper appreciation of evidence na, High Court is powerless. High Court cannot exercise power under section 100 if there is a concurrent finding, and that finding is based upon proper appreciation of evidence। अगर proper appreciation of evidence नहीं है, इसका मतलब ये है कि there is a perverse finding, then by exercising power under section 100 High Court can reverse the finding। जी जी, यही law is very well settled। You will have to read all these rulings। चलिए सर, आपने सर एक चीज और है सर जी, एट द टाइम ऑफ सेकंड अपील बोथ पार्टीज राजीनामा कर सकते हैं सर, ये मतलब definitely at any stage of the proceeding they can enter into an agreement of the compromise। if the parties are agree, court is bound to record the compromise। court cannot compel them, or court cannot refuse to record the compromise। तो ये कंसेंट डिक्री सर, ये कोर्ट पारित कर सकता है at any stage of the proceeding court can pass consent decree। जी जी बिल्कुल, definitely there is no dispute at all, there is no quarrel about this। जी जी ये सर, आपने 96 के साथ साथ जो 41 जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, उसमें जो 35 रूल हैं, सभी के बारे में बारी बारी से महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको साझा किया है। हमारे बीच में कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं, उनके मन में भी कोई भी अगर शंका हो तो आप बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हैं। जितना पूछेंगे उतना बताया भी जाएगा और नॉलेज आपका गेन होगा। और उसमें पूछने में कि हम क्या पूछें, क्या हमारी थोड़ा इंसल्ट ना हो जाए, ऐसा ना सोचकर उसमें बिना शर्मिंदगी के आपको प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत या अपना ज्ञान है वह वही बता दें कि अपील के बारे में। तो सभी लोगों से थोड़ा निवेदन है कि आप अपनी बात भी रखते जाएं। प्रेमचंद जी, आप देखिए कैसा, आप इसमें पूछने में संकोच न करें। आपके मन में देखिए आपका क्वेश्चन रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट हो, लेकिन आपने पूछना चाहिए। उससे कैसा आप ही को ये सारे विषय के बारे में जानकारी है, उसका फायदा आप ही को होगा ना, आपने पूछना चाहिए। प्रेमचंद जी को होगा कोई क्वेश्चन? RS पटेल साहब तो जुड़े हुए हैं,
अगर उनकी मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो उनसे भी निवेदन है कि विशेषज्ञ के रूप में आज जो फर्स्ट अपील के बारे में चर्चा हुई है। सर अनम्यूट कर लें सर। हेलो को नहीं जानते ना। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, इसमें ही एक आदेश 41 नियम 31 जी हाँ। इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए सर। अच्छा, ऑर्डर 41 रूल 31 और नहीं ऑर्डर 41 जी जी रूल 31। जी ये जी रूल जी 31 तो प्रोसीजरल है। प्रोसीजर बोलो तो उसमें क्या है कि जब अपेलेट कोर्ट जजमेंट देगा तो उसमें क्या है, जजमेंट ऑफ द अपेलेट कोर्ट शैल बी इन राइटिंग एंड शैल स्टेट पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन डिसीजन देयर ऑन रीजन फॉर द डिसीजन। हाँ ये हाँ बराबर है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो कैसा है, अब जब अपेलेट कोर्ट पावर अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, उसको पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम करना पड़ेगा। जब वो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट उसके सामने है तो ट्रायल कोर्ट में क्या रहता है, अपन ट्रायल कोर्ट के सामने जो रहते हैं वो इश्यूज एंड फाइंडिंग, यानी जो मुद्दे रहते हैं और उसके ऊपर में निष्कर्ष रहता है ट्रायल कोर्ट में। अब जब वो अपेलेट कोर्ट के सामने आ गया तो उसमें अब वो इश्यूज नहीं बोलते हुए पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो लगभग इश्यूज और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो है वो एक ही होता है। while exercising power and while deciding the appeal by exercising power under section 96, it is the duty of the appellate court to frame the points, that is point for determination। यानी appellate court को किन पॉइंट पे वो डिसीजन अपना डिसीजन देना है वो उसमें फ्रेम करना चाहिए। वो जो फ्रेम करता है कानून और तत्व दोनों का उसमें उल्लेख होना तो जरूरी वो है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि पावर अंडर सेक्शन 96 एज ए कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग, यानी ओरिजिनल प्रोसीडिंग में ट्रायल कोर्ट को जो पावर है वही पावर अपेलेट कोर्ट को भी है। यानी अपेलेट कोर्ट कैन रीअप्रिशिएट एंटायर एविडेंस। यानी ऐसा नहीं है कि उसको एज ए मैटर ऑफ कोर्स या बाय प्रोसीजरली ही हैज टू only endorse the judgment and the finding recorded by the trial court. He has to substitute, he can substitute his own thinking, own reasoning, वो उसमें दे सकता है। तो इसीलिए ये ऑर्डर रूल 31 में जो दिया हुआ है ना कि while exercising power under section 96 or reduced order 41, court has to frame point for determination कि उसको क्या डिटरमाइन करना है while deciding the appeal। उसको वो करना पड़ेगा। उसमें फॉर एग्जांपल उसमें क्या रहेगा मालूम है क्या, उसमें क्या लेता है मालूम है क्या, वो जो इश्यूज रहते हैं ना वही उसको रिप्रोड्यूस करता है। वेदर द प्लांटिफ प्रूव दैट द प्लांटिफ वाज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वेरी सेम इशू वुड बी बिफोर द अपेलेट कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर 96, वेरी सेम। वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करता है लेकिन वो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन इट इज इशू इन्वॉल्व इन द लिटिगेशन, इट इज नन अदर देन द इशूज इन्वॉल्व इन द बिफोर द ट्रायल कोर्ट, वो वही रहते हैं। अब सेकंड है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। अब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होने के बाद में उसमें उनको डिसीजन, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन तो हो गया, उस पर फिर अपेलेट कोर्ट का डिसीजन क्या है। अपेलेट कोर्ट को रीजनिंग लेना है, रीजनिंग लेने के बाद में अपेलेट कोर्ट का क्या डिसीजन है उस पर, वेदर ही इज एग्री विद द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, वेदर ही इज अफर्मिंग द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, वेदर ही इज अफर्मिंग द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, और he वेयरिंग द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट और रिवर्सिंग द जजमेंट ऑफ द ट्रायल। तो इसलिए ये सारी चीज करते समय उसको डिसीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। वो ऐसा स्ट्रेट वे थोड़ी बोलेगा कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं रिवर्स कर रहा हूँ। उसको अपना डिसीजन देना पड़ेगा वेदर की। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाँ। मंजुला वर्सेस श्याम सुंदर, हाँ सिविल अपील क्रमांक 6744 2013। हाँ ये इसमें पूरा अच्छे तरह से समझाया है सर। इसमें 96 और 41 आदेश 41 और नियम 21 को। हाँ वो उसमें दिया है ना उसमें।
कि किस तरह से वह अफॉर्म कर रहा है या किस तरह से वह हाउ उसे वही है, वही रिवर्स उसमें कर बता रहा रहा है, हूँ तो उसको हाउ रीजनिंग देते हुए उसको वो करेगा। हाँ जी हाउ टू हाउ टू हाउ टू एक्सरसाइज द अपेलेट जुरिडिक्शन, वो दिया व्हाट ड्यूटी ऑफ द अपेलेट। ये जो आप जजमेंट बता रहे हैं ना जी जी बढ़गैया जी, ये जो जजमेंट आपने बताया ना उसमें यही दिया हुआ है, जी हाउ टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 96, जी व्हाट जी 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 व्हाट जी द बिल्कुल अपेलेट बिल्कुल सही कोर्ट बोल रहे हैं। what the appellate court consider, in what manner the appellate court exercise the appellate jurisdiction। वही हमने दिया, वो जजमेंट पढ़ा हुआ है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही हमने सही पढ़ा सही हुआ है जजमेंट। जी जी सर। और बाद में फिर क्या है रीजन, अब जैसा कैसा है कि जो फाइंडिंग जो रिकॉर्ड कर रहा है या पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है, अगर वो दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन द रीजनिंग है, तो इट इज द इग्नोरेंस ऑफ पावर अंडर सेक्शन 96। अब अगर कोई फाइंडिंग अगर अपेलेट कोर्ट कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड कर रहा है, तो फाइंडिंग के सपोर्ट में अपेलेट कोर्ट को रीजन भी देना है। देखो रीजन जी रीजन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी जजमेंट। विदाउट रीजनिंग अगर कोई जजमेंट दे रहा है तो इट इज नो जजमेंट एंड इट इज द wrong exercise of jurisdiction under section 96। I will say it is illegal exercise of jurisdiction under section 96 of the code of civil procedure, अगर वो रीजनिंग नहीं दे रहा है तो। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जजमेंट आते हैं कि अपेलेट कोर्ट क्या करता है ना, वो पूरा ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को रिप्रोड्यूस कर देता है, उसी को अफर्म कर लेता है। वो जो भी आर्गूमेंट उनके सामने होता है, जो भी पॉइंट एडवांस किए जाते हैं आर्गूमेंट में, उसको डील ही नहीं करते। दे अवॉइड टू डील विद द पॉइंट लॉ पॉइंट एजिटेटेड बिफोर द अपेलेट कोर्ट एंड दे merely endorse the judgment delivered by the trial court. This is absolutely illegal exercise of jurisdiction under section 96। ये टोटल इलीगल है। इवन द अपेलेट कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू discuss the rulings which are cited by the party. Sometimes we see that the appellate court avoids to discuss the ruling cited by before the appellate court। बहुत बार देखना वो रूलिंग भी डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत महत्व के जजमेंट जो कि बहुत मटेरियल पॉइंट पे होते हैं, जो टोटल रीजनिंग, टोटल फाइंडिंग, टोटल जजमेंट को रिवर्स करने के की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो लोग डिस्कस नहीं करते। तो दिस इज नथिंग बट इलीगल, इनएप्रोप्रिएट, इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 96। सर, क्या सेकेंड अपील में भी रिमांड किया जा सकता है? हाँ, सेकंड अपील में रिमांड होता है ना, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। सेकंड अपील में है अगर अपेलेट कोर्ट को लगता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि सेकंड अपील में उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके डायरेक्टली रिमांड नहीं कर सकता। उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ एक्चुअल में क्या है ना, सेकंड अपील का महत्व क्या है कि हाई कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन सेकंड अपील अनलेस इट frame the substantial question of law। So condition, the framing of substantial question of law is the condition precedent for exercise of jurisdiction under section 100, and without framing substantial question of law, high court cannot entertain appeal under section 100। ये बात आप मान लो। सर हाँ एक चीज और है सर। हाँ सर, ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शन बताए थे आपने ऑर्डर 41 रूल 22 में, रूल 22, तो ये आपने बताया कि फर्स्ट अपील में सर क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो हाँ, सर बिल्कुल। सेकंड अपील में भी क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्या? सेकंड अपील में भी कर सकते हैं आप, अगर हाँ, लेकिन अगर वो अपेलेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करता है तो ना, अदरवाइज आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन का नहीं, आपकी क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना सेकंड अपील में, बिल्कुल कर सकते हैं ना, लेकिन आपको भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही बताना पड़ेगा। अच्छा, उसमें मतलब एज ए लाइक अ सेकंड अपील, एज ए सेकंड अपील while filing appeal under section 100, if you intend to prefer cross objection, you will have to frame substantial question of law। You will have to satisfy the Honorable High Court that there is a substantial question of law in cross objection।
यदि सर किसी सूट में हाँ हमारे फेवर में डिक्री है, हाँ किंतु कोई एक इशू पर हाँ कोर्ट का साइलेंट है, तो भी क्या हम है तो फर्स्ट अपील में सर, जा सकते हैं? क्वेश्चन सर क्वेश्चन हो जाता है 100% कितने ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं सर 100%। हाँ जिनके कुछ क्वेश्चन है सर वो खड़े हैं सर, हमारे सर बैठे हुए हैं, पटेल साहब बैठे हैं, तो वो भी हाँ, थोड़ा सर। नहीं, जो सुलाके जी ने प्रश्न पूछा ना, इसका सुलाके जी उसका आंसर है रूल 4, जी जी कंप्लीट रूल 4 है। जी 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 यू कैन फाइल अपील अंडर सेक्शन 96 against the finding as well as against the any order issued against you. Finding, if there is any finding against you, you can यानी हमारे फेवर में भी डिक्री हो तो भी की जा सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल 100%। there is no dispute about that. RS पटेल साहब से भी निवेदन है कि मैं भी दो शब्द कहें। इसमें हम यार समझते ही नहीं सकते। नहीं सिविल सर, काम ऐसा कभी तो किया नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं किया है। नहीं, जिन लोगों ने उन लोगों ने किए नहीं तो उनको कैसा करना जी 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 बराबर। और तो भी अपने कोई जो दोस्त हैं उनको भेज देते हैं। जी जी अच्छा और कोई भी प्रश्न करना चाहें? कल्पना दमाहे, मुकेश लारे जी, सर जी नमस्ते नमस्ते। आज लेट जुड़े हैं आप? जी जी थोड़ा काम में था मैं। हाँ 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 कोई बात नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था करमरकर साहब और पटेल साहब से। हाँ तो सर सिविल से मैं थोड़ा क्रिमिनल की ओर आना चाहूँगा। बिल्कुल स्वागत है। हाँ सर अभी क्या हुआ कि एक मैटर पे हमारा राजीनामा हुआ, 279 वाला मैटर था। हाँ तो उसमें जो सर फरियादी थी आहत जो थी, उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट थे वो जो ओरिजिनल थे वो सभी जो है जब्ती में थे पुलिस के माध्यम से। तो अभी सर उसमें राजीनामा वगैरह तो सब हो गया है, पर जो है सर फरियादी उसमें मूल जो उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे वो लेना चाह रही थी। तो मैं तो मिलेंगे ना उसके डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं मिलेंगे? जी तो वो सीजीएम साहब से मैंने डायरेक्ट बात किया कि सर ऐसी कंडीशन है, उनका जो है जो मेडिकल रिपोर्ट लगी हुई है वहाँ पर ओरिजिनल, वो उनके जो पति है डॉक्टर है, तो उनको जो है सरकार की तरफ से कुछ क्लेम वगैरह रहता है वो लेना चाहते वो लोग। तो मैंने बोला सर मैंने इसकी सर्टिफाइड कॉपी तो ले लिया हूँ, जो जितने भी मूल दस्तावेज थे उनके मेडिकल से संबंधित। तो सीजीएम साहब का कहना ऐसा है कि अभियोजन के द्वारा अगर कोई चीज़ पेश की गई है तो हम उसको आपको नहीं दे सकते। ठीक बोला, नहीं दे सकते। नहीं वो दस्तावेज नहीं मिलते। जो पार्ट ऑफ द चालान है वो आपको कैसे मिलेगा? उस सर्टिफाइड कापी सर्टिफाइड कापी भी उतनी कीमती, इतना मतलब आपकी मूल्य है वो की सर्टिफाइड कापी ना वो तो। जी 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 हाँ तो मिलेंगे ना, मिले दस्तावेज है, दस्तावेज जो रिकॉर्ड है उसके लिए बोल रहे हैं, तो जैसा RS पटेल साहब बोल रहे मिलेंगे हैं। ना, नहीं ये नहीं मिलेगा। बताओ पार्ट ऑफ द चालान नहीं मिलेगा। अपन जैसे पेश करते ना कई बार, जैसे कोई सर्टिफाइड मतलब वो सर्टिफिकेट अपन पेश करते उसकी कापी मिल जाती ओरिजिनल। हाई कोर्ट भी देता है कई बार, वही आ जाती लगता है कि हम कई बार वही निकलवाएं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट अपने पेश किए तो उसकी फोटो कापी रख लेते तो ओरिजिनल दे देते हैं वो। और जो पार्ट ऑफ द चार्जशीट कहलाएगी ना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सर्टिफाइड का ही ज़्यादा उसको कैंसर अगर आपको ले भी लो क्या काम का है, कोई नहीं मानेगा उसको। नहीं लेकिन हमने दिया जी, हम डिसएग्री करते इसको। देखिए कैसा है, ये जो बोल रहे हैं ना लिलारे जी, ये वो मेडिकल ट्रीटमेंट पेपर बोल रहे हैं ना आप? जी मेडिकल से जो उनकी रिपोर्ट थी जो भी था मतलब उनकी जैसे RS पटेल साहब ने कहा वो चालान का पार्ट था कि अलग से उसको डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे? चालान का ही रहा होगा जब प्रोसिक्यूशन ने फाइल किया है तो। नहीं वो तो अपन उसको पार्ट ऑफ, क्योंकि सर उसमें जो है 338 का इजाफा हुआ था, इजाफा तभी हुआ जब जो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पेश किए। जो चालान है वो चालान, हाँ तो वो तो पार्ट ऑफ चालान ही अपन उसको बोल सकते हैं। पर सर इसमें एक मेरा ये था कि जैसे कोई फरियादी होता है, अगर उसकी मार्कशीट होती है या जाति प्रमाण पत्र होता है उसको जब्ती करते हैं,
तो उसके बाद में जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके अपन वो ले लेते हैं। हाँ मिलते हैं ना, बिल्कुल मिलता है। वो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल मिल जाएगी, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगी आपकी वो वही मिल तो बोल जाएगी। रहे हैं ना, नहीं वो आप तो जो बोल कह रहा रहे हैं है मेडिकल जो एमएलसी रहती है ना जी, एमएलसी की बात कर रहे हैं, जो एमएलसी जी। नहीं, लेकिन वो फर्दर नहीं, अगर वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लग रहा है तो क्यों नहीं वापस करेंगे वो? हम लोग यहाँ तो करते हैं। हाँ हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे यहाँ सर्टिफाइड नहीं, अब ये मैटर डिसाइड नहीं, हम जैसा मैटर डिसाइड हो गया तो वो उसके बाद में उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है ना, और वो भी उसमें कंपाउंडिंग हुआ है, अपने उसमें अपील की भी कोई स्कोप नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो आपने आवेदन नहीं तो हम दिया लोग क्या? नहीं, हम इसी लोग बात क्या पे दे देते मैंने हैं? हाँ, इसी बात पे मेरी बात थी। नहीं तो बात नहीं, सीजीएम साहब का आवेदन देना था ना आपको, आवेदन देना था ये आवेदन दो ना आप, रिटर्न डॉक्यूमेंट करके हो। ये आवेदन नहीं तो सर, देना ही मैंने पड़ेगा, बिगर आवेदन के सीजीएम साहब से बात किया था, तो सीजीएम साहब का कहना ये था कि मैं अपने सिविल में तो उसके प्रोविजन है, तो मैंने बोला सर हाँ सिविल में तो है, पर बोले अगर क्रिमिनल में आपके पास ऐसा कुछ है तो आप लाके पेश कर दीजिए, बोले मैं आपको दे दूंगा। पर बोले नियम से तो बोले अभियोजन के द्वारा जो भी चीज पेश की जाती है हम उसको देने नहीं दे सकते बोले। तभी हम लोग बेल लगाई, अभी कल ही हमने बेल हमारी डिसाइड हुई, उन्होंने कहा डिसीजन चेंज हो गया, अगर पासको एक्ट है जी। और एक जजमेंट अभी हमारे हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का आया है, आपको मैं बता दे रहा जी, हूँ। प्रमोद अगर यादव। पासको एक्ट है और शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, तो अभी पहले अपन 14 में अपील करते थे, अभी आज अब जजमेंट आया कि अगर पासको एक्ट के साथ अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसे MCRC लाई होगी। हमने अपील पेश की हुई थी, अभी तक सब लोग सुनते रहे, कल जज ने हमारे को आप विड्रा करवा दी कि आप MCRC पे, तो यहाँ ये चेंज हुआ है, उसमें हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी भी वापस हो जाती। सर्टिफाइड का कोर्ट वापस कर देता कि आप सर्टिफाइड ले लो उसको पेश करना है, हम नहीं कर देती कोर्ट उसी के साथ। वो है, और वकालतनामा भी रिटर्न कर देती। नहीं तो वो वो डॉक्यूमेंट 14 सुनिए, वो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पेश किए हैं सर्टिफाइड का जो मिल जाती है, पर ये जो मांग रहे हैं ये सर्टिफाइड काफी ज्यादा वैल्यूबल है, मतलब जैसे सर वो आर्टिकल भी जो सीज होते हैं वो भी वापस हो जाते हैं अगर वो आर्टिकल वापस हो जाते हैं, जैसे भी प्रॉपर आर्टिकल भी कोर्ट ऑर्डर करता है, नहीं भी होता तो हाई कोर्ट ऑर्डर करा लेते हैं। जी, जैसे जी, जी। गोल्डन चेन है या कुछ ऐसे जब्त है, जी। जब्त होती है, कोई मतलब वैल्यूबल सिक्योरिटी जमा हो जब्त होती है वो वापस हो जाती है। हाई कोर्ट में ये है प्रोसीजर कि आप कोई भी चीज मांगे जो आपने पेश की है पिटीशन में भी, जी, उसकी वो सर्टिफाइड वापस कॉपी। मिलती है, उसकी फोटो कापी रखना पड़ती है लिख के। यहाँ पर अपन पेश करते हैं, पार्ट ऑफ चार्ज शीट कैसे वापस होगी समझाए। पर सर हम जो है MLC रिपोर्ट की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं जो उनका जो एक्सरे हुआ था या और भी जो। आप एक काम करिए, आवेदन लगाइए, फिर वो रिजेक्ट होता है तो फिर आगे देखा जाएगा। सही ऊपर कहा। कर देंगे अपन, ऊपर जी। खड़ा करवा देंगे। अच्छा सर। करमरकर जी थोड़ा देखिएगा इस पे कैसा है थोड़ा। नहीं, हम लोग यहाँ तो मिल जाता है, हम लोग यहाँ देखो तो। जी जी हाँ वही हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं जाती वो, क्योंकि क्या उसमें वो डॉक्यूमेंट जो है अब एक्चुअल में कैसा है, वो मैटर डिसाइड होने के बाद उसका कुछ ज़्यादा वो ये नहीं रहता, वो दे देते हैं वो, क्योंकि क्या है वो ट्रीटमेंट पेपर है ना, वो तो वो जो पेशेंट है उसको उसके काम के है ना वो डॉक्यूमेंट। जी। हाँ मेरा सर एक हाँ हाँ 4127 पे निवेदन था सर कि जो 4127 हम लोग अपीलेट उसमें फाइल करते हैं स्टेज पे, तो हाँ। सर अपील की किस स्टेज तक हम 4127 में दस्तावेज रिकॉर्ड के लिए फाइल कर सकते हैं? नहीं, अपील में ज़्यादा स्टेज होती नहीं है ना, अपील में एक तो एडमिशन और फाइनल हियरिंग। अपील में क्या आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी फाइल कर सकते हैं, फाइनल हियरिंग के समय भी फाइल कर सकते हैं, या कभी भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील का अभी का ऑर्डर वो रूल 27 का जो है एप्लीकेशन, वो आवेदन कभी भी कर सकते हैं आप बिफोर जजमेंट के पहले करना पड़ेगा लेकिन। और साधारणतः उसे तो जजमेंट के समय पे जो बहस के दौरान उसको एडमिट किया जाता है जो हाँ वो रूलिंग है, वो उस पर रूलिंग है फिलहाल जी कि क्या है एप्लीकेशन फाइल अंडर रूल 27 ऑफ ऑर्डर 41 ना, इट शुड बी डिसाइडेड अलॉन्ग विद द अपील, ऐसा है अभी। जी जी हाँ ऐसा भी आया है, वो पोजीशन ये है लॉ की। जी जी लेकिन एक्चुअल में वो गलत लगता ना,
वो फिर कैसा है, वो गलत लगता है। पड़ी पहले ही- रहती है, फिर वो फाइनल हियरिंग के समय पे अगर हाँ, रिलेवेंट correct। होंगे जब उसको देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते हो। जबकि पहले उसे है तो जो रिकॉर्ड में ले लेना चाहिए, फिर भले ही उसे है तो हाँ, हाँ। जो भी है तो आगे फाइनल एडजुडिकेशन में देखना चाहिए। वो तो सर अगर फाइनल हियरिंग पे अगर लेते हैं तो फिर सर जज में वो फाइनल हियरिंग के लिए डेट बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर वो तो उसमें नहीं। प्रोसेस बढ़ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं नहीं फिर है। आप नहीं ले नहीं अभी लेते हैं वो ले अभी यूज लेते करते फाइनल हियरिंग में, ले अभी जी, लेते हैं। जी। आप कल पे वो अगर ले कल लेते लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे आपसे, लेकिन उस पे जो कोर्ट को जो जजमेंट देना है, यानी वो सब उसकी relevant ही देखेंगे। ऑर्डर रूल 27 के हिसाब से प्रोडक्शन अलाउ करना है, रिजेक्ट करना है ना, वो हाँ, फाइनल उस हियरिंग के समय समय करेंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ करेंगे ना, तो डेफिनेटली कोर्ट को मैटर रिमाइंड करना पड़ेगा, या फिर जी। कोर्ट को एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसा कि रूल 28 में दिया हुआ है। जी रूल 28 में प्रोसीजर देखिए ना, ऑर्डर 41 रूल 28 में प्रोसीजर, इफ प्रोडक्शन इज अलाउड देन कोर्ट itself can record the evidence, or court may remand the matter back to the trial court for proving those documents. वो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उसको रिमांड करना पड़ेगा। तो ये सारा इशू जो है ना, वो पैनल के समय ही डिसाइड करेगा कोर्ट। यानी अगर वो प्रोडक्शन भी अलाउ कर रहा है ना, तो डेफिनेटली है कि वो जी, तो वो रिमांड करना पड़ेगा। रिमाइंड करना पड़ेगा डेफिनेटली। जी। या फिर अंडर रूल 28 वो कोर्ट को खुद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एविडेंस। जी सर थोड़ा सा भी सिविल अपील के बारे में तो अपन ने चर्चा की है, आर एस पटेल साहब भी जुड़े हुए हैं। तो सर जैसे क्रिमिनल में अगेंस्ट इक्विटल जो अपील होती है और कन्वेक्शन में जो अपील होती है, उनमें क्या कुछ अंतर होता है? अगर सिक्योरिटी अपील होती है तो उसमें ये पहले तो अभी तो खैर हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया नया वाला। उसके पहले रिवीजन होता था अगर सिक्योरिटी हाई कोर्ट लेवल कोर्ट में अपने ये तो अमेंडमेंट हो गया ना जी। तो वो रिवीजन में पहले कहा था 99% डिस्कस होते थे, 1% लागू होता था। क्या रिवीजन में हाई कोर्ट को वेरी लिमिटेड पावर थी। जी। अब अपील का पावर 100। अब जो अपील का जो है जुडिशल 374 का वही सेम उसमें है। 372 है, 372 अमेंड हो गया ना अभी। हाँ अमेंड हो गए मालूम है। 372 में है ना सुलाके जी प्रावधान। जी, मगर जब उसको कंसीडरेशन किया जाता है, नहीं, जैसे सेम, तो जैसा जो राइट जो है अगेंस्ट जो कन्विक्शन है वो एक राइट होता है, मगर अगेंस्ट जो इक्विटल है तो उसके बारे में जो जजमेंट आए हैं वो ये आए हैं, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। एक नहीं मतलब ढेर जजमेंट। जी 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 उसका कहना है अगर 2 व्यूज आर पास तो 1 एडॉप्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, है ना, जी, तो हाई कोर्ट को रिवर्स नहीं कर सकता। पास में अगर है जैसे वहाँ लग रहा है केस वास्तव में ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने योग्य केस था नहीं थे, तो हाई कोर्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फाइंडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा कि उन्होंने जो फाइंडिंग दी वो गलत है। ये है वो सेटल लॉ है वो तो। हाँ, unless the finding recorded by the trial court is perverse or illegal, तो वो हाई कोर्ट should not disturb that finding। पर ये अलग बात, जब सजा देना हो तो लिख देते परवर्स, कुछ भी जो मतलब करना वो एक अलग बात है। पर वो बात अलग नहीं, है। अभी बीच में सर कुछ ऐसा ट्रेंड अपने यहाँ चल गया था कि अगेंस्ट इक्विटल में भी बिना बहस के वो उसको एडमिट कर लेते थे, जबकि पहले हमने देखा है कि अगेंस्ट इक्विटल है वो पहले बिना बहस के एडमिट नहीं करते हैं थे। नहीं, पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले रिवीजन लागू होता था ना, अमेंडमेंट जैसे 372 आने के पहले। जी सर आपके यहाँ करमरकर जी, आपके यहाँ जैसे अगेंस्ट इक्विटल है तो उसको भी ऐसे ही एडमिट कर लेते हैं क्या, कि पहले बहस सुनते फिर एडमिट करते हैं? नहीं, अगर देखो उसमें एडमिशन में कैसा है, अगर उसमें कुछ है नहीं, यानी जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट अगर परफेक्ट है, देयर इज नो इलीगलिटी परवर्सिटी, तो फिर वो उन लोग नहीं एडमिट करते, भले ही राइट ऑफ अपील है, नहीं करते, बेवजह नहीं करते। हमारे यहाँ भी मैं करता हूँ, अभी गंगेले साहब के पहले का अजीत सिंह साहब की कोर्ट में कभी एडमिट नहीं हुई, जी जी कभी एडमिट नहीं किया अजीत सिंह साहब। अभी गंगेले साहब के समय एडमिट हुई है कुछ अपीलें, है ना, अभी संजय यादव के समय कुछ अपील एडमिट हुई है, अदरवाइज यहाँ भी ऐसा ही है। वो संजय यादव साहब के यहाँ सर ऐसे ही एडमिट कर लेते थे वो, एक दो अरुण प्रसाद साहब जैसे अरुण प्रसाद साहब रहे जब तक जी जी अपील में 100% इवन स्टेट, हमने हाई स्टेट पर खड़े हुए नो केस, ओके उसके बाद उन्हें एडमिट की, ठीक देखेंगे बाद में।
जी, अरे जी। हम लोग के यहाँ तो क्या है बताओगे आपको। हम लोग के यहाँ अगर कोई सरकारी वकील कोई ऐसे मतलब एक्विटल के खिलाफ में विदाउट एनी रीज़न विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज अगर कोई अपील करता है ना, तो वो उस पर्टिकुलर सरकारी वकील को कॉस्ट भी बैठा रहा है हाईकोर्ट में। अभी यही ट्रेंड है हम लोग के यहाँ। अगर गलत अपील कर रहा है सरकारी वकील, जिसमें कोई दम ही नहीं है, बेवजह अपील कर रहा है, कॉस्ट भी, और कॉस्ट भी पेड पर्सनली बाय दैट पर्टिकुलर लॉयर, ऐसा है। और हमारे यहाँ तो ये है ना, हम तो एडिशनल ही रहे, हमने देखा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो अपील स्टेट गवर्नमेंट से फॉरवर्ड हो गए हम लोग यहाँ आती है ना, तो हमको फाइल करना ही पड़ती है, भले आप विड्रा कर जी। हम लोग कोर्ट से बोलते साहब देख लो केस। हाँ, ये यानी प्रोसिक्यूशन के साइड से, और प्राइवेट भी करते हैं ना सर, तो नहीं गवर्नमेंट से जब आती थी अपील हम लोगों के यहाँ फाइल करने का लिख के आता था वहाँ जी पे, जी जी, और सैंक्शन हमको हो पेश करना ही पड़ती थी। सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश होता था लॉ डिपार्टमेंट से। जी जी, तो हमारी कोई उसमें हम तो कोर्ट से बोल देते सब केस में कुछ नहीं, पर ऊपर से आज फाइल कर दी, फाइल करना पड़ता। रोड डिस्कस करते थे, कराते थे हम बोल के, पर फाइल करना पड़ती थी, रोक नहीं सकते। अगर रोकने का प्रावधान यहाँ बन जाए ना, तो वकील लोग सब पैसा लेकर के पेश ही ना करें, 50% अपील डिस्कस हो जाए, जी जी, ऐसे ही फाइल ना हो। हम लोगों के यहाँ तो ये ला है, पेश करना ही पड़ती है, भले उसमें कुछ हो या ना हो। सर जैसे डिस्चार्ज में हम जो है उसमें रिवीजन में जाएंगे ये सर, या अपील में? चार डिवीजन में जाओ। रिवीजन होगी उसकी। जी जी। धीरज जी भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, धीरज जी से भी निवेदन है कि वे कुछ क्वेश्चन करें। जी भाई साहब, सभी को नमस्कार। सुन रहा हूँ मैं बस। अच्छा वो नोट कर लिया ना, अभी बताया था ना कि अब यहाँ एमसीआरसी करना पड़ेगी आपको। अब कभी जी, जी। अब जो बेल लगा रहा है ना, जी जी, 14 हमने हमारे पास तो 25 बेल है उसी प्रकार की, सब बेवकूफ़ बन रहे हैं, सब विड्रा करना जी पड़ेगा। हाँ, वो प्रमोद यादव वाला कोई आया है सर शायद हाँ, उसमें। जजमेंट आया है, हमने भी एक क्रिमिनल अपील फाइल कर दी थी, तो अभी हमने वो कन्वर्टिंग की एप्लीकेशन लगाई है उसमें, अब देखो। हाँ वही जी, जी। अब ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं सर कि वो भी है, तो फुल बेंच के लिए रेफर हुआ है उसको भी। हाँ अब देखो क्या होता है, पर अभी फिलहाल अभी ऐसे अपने यहाँ देखिए 372 पहले चेंज हुआ, एमसीआरसी आई, जी जी फिर अब फिर चेंज हुआ, 372 आया, यानी एक केस हम 3 बार चेंज कर चुके थे। जी, ऐसे ही हमारे पास भी है सर। उसमें हमने पहले उसको एमसीआरसी की थी, फिर क्रिमिनल अपील फाइल करके वो बिल रिजेक्ट हो गई थी। अब हमने फिर से क्रिमिनल अपील फिर से उसको लगवा के खारिज करा के फाइल की है। अब ये नया नियम आ गया है, तो एमसीआरसी पर विड्रा करके करना है। बड़ी समस्या है पास्को और उसके एट्रोसिटी दोनों अगर हों तो। हाँ ऐसा कुछ है सर क्या? मैं तो जजमेंट पढ़ा नहीं उसमें कि पास्को एक्ट बाद में आया है, इसलिए इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, उसका पास को एक ज़्यादा सीरियस है, देन भाई इसी में पास को एक कर भी एमसीआरसी कर दी ऐसा है। सेक्शन 14 में अपील नहीं होती क्या उसमें से? अगर दोनों है, पास्को भी है और एट्रोसिटी भी है। होती है, एट्रोसिटी भर का 14 में हुई अपील हमारे यहाँ, पर एट्रोसिटी के साथ पास्को भी लगा है। जैसे कोई प्रोसिक्यूटर है, वो शेड्यूल कास्ट की है, उसके साथ रेप होता है, देन एमसीआरसी लाई होगी। पहले 14 लाख हम पेश करते थे, अभी नया जजमेंट हाई कोर्ट का ही आया है। अब ऊपर जो भी हो, फिलहाल तो जो यहाँ पर हो गया कल मैंने दोनों स्पेशल जो एक्ट हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं, तो कौन का ओवर राइडिंग इफेक्ट लगेगा, ये इसमें प्रश्न है। अभी अपने सीजे के यहाँ गया था, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया क्वेश्चन ऑफ लॉ इस पॉइंट पे, तो उन्होंने एमसीआरसी लाई, तो वही एमसीआरसी लाई। चलिए सर मेरा क्वेश्चन एक और था। क्रिमिनल में चल रहे हैं तो जी जी सर जब एफआईआर क्वाशिंग के लिए जाते हैं सर, तो हम 482 फाइल करते हैं। तो 482 फाइल करते हैं, तो पिटीशन जब हम ले जाते हैं तो कोर्ट कहता है ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, अभी चार्जशीट फाइल हो जाने दो। तो चार्जशीट फाइल हो जाती है तो मान लो तब अपन 482 ले जाते हैं, तो तब न्यायालय कहता है कि आपको चार्जशीट चैलेंज करना चाहिए। ये फोन आ तो रहा है। मुझे नहीं आप तो बोल रहे हैं ना, हमारा हाँ। किसने बोल दिया? हम तो हमेशा एफआईआर में कोर्ट क्यों लगाते रहे, शुरू से आज तक लगाते रहे, कभी नहीं कह रहे दिया। पर उसमें ज़्यादा जो लॉ है वो अपने यहाँ का सेटल लॉ है कि अगर आप एफआईआर पर चार्जशीट नहीं पेश हुई है तो आप आर्गूमेंट किस केस पे करेंगे, आप बताइए ना। कोर्ट कहता है हम इन्वेस्टिगेशन रोक, एक भाई हमने एक स्टे ले लिया था 6 साल तक, स्टे था, उसके बाद डिस्मिस हो गई। तो कहना कि आप
इन्वेस्टिगेशन कैसे रोक सकते हैं बताइए आप। FIR अकेले उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम कैसे क्लोज कर सकते हैं? इसी चार्जशीट तो भले आप उसमें देखो उसमें रिवीजन भी आई होता है और वो भी होता है 42, पर 42 नॉर्मली पेश करते हैं, पूरा केस देख लेते हैं। कई बार हम लोग जजों को बचाने के लिए हम रिवीजन पेश कर देते, कई बार MCRC पेश कर देते। वो तो मतलब जैसे MCRC है, फिर अब तो सिस्टम खत्म हो गया, सभी जज सब सुन रहे हैं। पहले नहीं था कि चार जी, जज अलग सुनेंगे, रिवीजन अलग सुनेंगे, हम लोग फिर देखते थे कि जज क्या ले जाना है, ऐसा केस पेश कर देते थे। सही। लेकिन अभी अगर अपन पहले ही फाइल करते हैं तो वो प्रीमेच्योर पिटीशन मानते हैं उसको, और अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो फिर वो FIR क्वेश्चन के लिए नहीं, फिर चार्जशीट चले। FIR आप कैसे चेंज करोगे? आप FIR कई बार FIR नाम भी कुछ नहीं देता, एक बॉडी पड़ी है FIR रजिस्टर हो जाती है, नहीं हो जाती। तो फिर सर अपने बेटर रहेगा कि चार्जशीट ही चैलेंज करना चाहिए। चार्जशीट हाँ पूरी। FIR में सर 226 में भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। अभी एक हमारे परिचित वकील साहब ने तो और ऊंचा कर लिया, हाई कोर्ट 3 बार बेल खारिज हो गई, उन्होंने पिटीशन लगा दी, चीफ जस्टिस ने स्टे कर दिया उसने बेल ग्रांट। ऐसा तो हमारे अपने यहाँ तो हालत नहीं हो रहा। बेल नहीं मिलेगी, क्वेश्चन जरूर हो सकती है, बेल के लिए प्रावधान। 3 बार बेल खारिज हुई, 3 बार मेरिट है, उनके पास आए, पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट में अपने चीफ जस्टिस साहब ने बेल ग्रांट कर दी। इवन 482 में भी बेल नहीं दी जाती है अब। जी, बल्कि वो जो अपने यहाँ राज्यपाल महोदय के विरुद्ध भी जो FIR हुई थी जिसमें जेठमलानी जी आए थे, तो उसमें 226 लगी थी सर, 226 पे उन्होंने FIR क्वेश्चन की। नहीं वो राज्यपाल को वो स्पेशल पावर ना उसमें, जी जी, तो उसे कारण नहीं कर सकते राज्यपाल राष्ट्रपति, फिर भी उसमें 482 ना करके उसमें 226 में आए थे। सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट 2-3 जजमेंट में पिटीशन भी लग सकती है, और ये भी MCRC लग सकती है। कुछ जैसे आपको याद होगा यूपी में पहले एंटीसिपेटरी बार थी, है ना, आपको याद होगा यूपी में आज से कुछ योगी सरकार के पहले था। जी जी, वहाँ एंटीसिपेटरी नहीं थी, मतलब वहाँ एंटीसिपेटरी लॉ नहीं था। तो वहाँ तो सर शायद अभी भी सर एंटीसिपेटरी नहीं है। अब हो गई लॉ, अब हो गई। अच्छा, हो गई। उस समय क्या होता था, सभी लोग पिटीशन लगाते थे, है ना, उसमें स्टे लेते थे, नॉट टू अरेस्ट ऐसा करके। और अपने यहाँ पे आपको याद होगा जब शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी एक्ट आया था, जब आपको याद होगा उस समय हम लोग सब पिटीशन लगाते थे, स्टे लेते थे पिटीशन। ये तो फिर वो स्वर्ण सिंह का आ गया था जो काटजू साहब का, तो फिर MCRC हुआ। उसमें मैंने पढ़ा, उसमें तो ये था कि वो उस समय जो जज थे सुप्रीम कोर्ट में उसी कम्युनिटी के थे, इसलिए उन्होंने वो मान लिया एक सही है। अदरवाइज वो अपने हाई कोर्ट ने तो रद्द कर दिया था, एक ही रद्द कर दिया था। चलिए, तो मेरे ख्याल से कोई और किसी को क्वेश्चन नहीं करना है, तो मैं पूरन सिंह से निवेदन करता हूं कि वह आभार व्यक्त करते हुए RS पटेल साहब की अनुमति से प्रोग्राम को यहीं समाप्त करें। पूरन सिंह जी। हाँ सर, पूरन जी। जी सर। आभार व्यक्त करते हुए समाप्ति की घोषणा की जाए। सर, आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सर परमरकर साहब जी, श्री पटेल साहब, राजमणि जी, काके जी, स्वयं भाई, सूरज भान जी और हमारी बहनें, सभी लोग सिविल में सभी ने बहुत अच्छी बात सुनी सर की, और मैंने तो प्रण कर लिया है कि अभी मैं क्वेश्चन तो कर नहीं पा रहा हूँ उसमें, लेकिन सिविल का काम मुझे शुरू करना है और शुरू कर दिया सीखने का। और सर ने जो बताया कि सिविल जो है बहुत बढ़िया सर, गलतियां तो हम लोगों ने की हैं सर, कोई मार्गदर्शन नहीं, सिविल में काम नहीं कर पाए, तो ये अवसर सीखने को जो सेक्शन आप मैं उनको नोट करता जा रहा हूँ इसमें। और हमारे बड़गैया जी ने तो अच्छे सवाल किए हैं, और यही सब आप लोगों का सहयोग इसी आधार पर बना रहे।
सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों का एक कार्यक्रम है बच्चों का सम्मान समारोह, 10th 12th वाले बच्चे जिन्होंने 90% 85% अंक लाए हैं उनको सम्मानित करने का है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। कार्यक्रम रखा गया है, पूरे जिले की मीटिंग जाएगी। पूरन सिंह पटेल साहब भी आ रहे हैं, अमरपाल जी को भी निमंत्रण दिया है, कौन कौन आ पाता है उसमें। तो कल बच्चों का सम्मान समारोह कार्यक्रम भी है वहाँ, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो उसमें जाना है सुबह से। और बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभी के लिए। जय लोधेश। शुभकामनाएं सर। एक मिनट बोला था, डिस्टर्ब करना चाहते थे। इसमें अगली बात का रखिए ना सर, बात समझाइए ना सर, बात कैसे बनाया जाए। आपकी बहुत गलतियां बाद में होती हैं जब प्लान पेश करते हैं। वाद पर जी हाँ, वाद किस प्रकार से बनाना चाहिए। हाँ, अगर वो लोग सीख जाए तो फिर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सर नींव तो मजबूत हो पहले, अपन तो आप ऊपर चले गए अपन, है ना सर। जैसे आप लोग बेल का एप्लीकेशन टाइप करते हैं, सेम इसमें सिविल में ऐसा ही है। कुल मिला के हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। नहीं, क्रिमिनल में प्लीडिंग की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है, कोर्ट को खुद स्वाभाविक का अधिकार होता है। मगर सिविल में अगर कोई बात आपकी छूट गई है तो फिर छूटी गई है, फिर ऑर्डर 2 रूल 2 जैसा आप करमरकर साहब ने पिछले बार बताया था, नहीं तो ऑर्डर 2 रूल 2 के अंतर्गत लिखी हुई मान ली जाएगी। अगली बार आप 6-7 का भी प्रावधान है सर उसमें। नहीं क्या बोल रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि वाद जो है, वाद बनाने में क्या यानी प्लान बोल रहे हैं क्या? प्लांटिंग, हाँ जी, 100% रखते ना आगे आप। और विशिष्ट पर्पस के लिए, यानी जैसे इविक्शन का सूट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, पार्टीशन का है, तो उसमें या जिसमें फ्रॉड वगैरह है, तो जो आपने पिछले बार भी बताया था कि स्पेसिफिक उसमें वो प्लीडिंग होना चाहिए। तो उस प्रकार से अगला लेक्चर की वाद पत्र कैसे तैयार किया जाए। हाईकोर्ट जज खरे साहब हमको बोला था, हाईकोर्ट जज की पटेल साहब सब ज्यादा दिक्कत होती है अपील डिसाइड करने से। हाईकोर्ट क्या प्लान से पढ़ना पड़ता, प्लान को पॉइंट लिया कि नहीं लिया तो इशू क्या बना, है ना, विटनेस क्या हुए, तब जाकर डिसाइड होती है। तो मतलब रूट का तो वही प्लान है ना। हाँ, प्लान वो तो वो पॉइंट आना चाहिए, वो अगला सब टॉपिक रख देते ना अपन। हाँ, प्लान जी बिल्कुल। सीखने का मिलेगा, हम तो खैर हम नहीं कर पाते हैं, पर जो लोग नए लड़के नहीं बिल्कुल। और सर सब्जेक्ट है सर, अगली बार यही रखेंगे। और उसमें सर ये भी प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे किस हिसाब से कोर्ट फीस डिसाइड करते हैं, तो जब नए होते हैं तो ये सर अंदाजा नहीं लगा पाते, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पे एड वॉलेरियम फीस जाएगी, कहाँ पे कौन सी जाएगी, वो थोड़ा उसकी भी दावे का जो मूल्यांकन होता है दावे का। जी सर। एक बार हमारे से एक सीनियर एडवोकेट साहब बता रहे थे कि जैसे कि स्पेलिस्ट होते हैं, तो वैसे वाद पत्र बनाने वाले स्पेलिस्ट होते हैं, क्रॉस एग्जामिन करने वाले स्पेलिस्ट होते हैं, और फाइनल हियरिंग के लिए भी स्पेलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो 3 जो ये महत्वपूर्ण स्टेज है कि वाद का बनाना या रिटर्न स्टेटमेंट का बनाना, फिर क्रॉस एग्जामिन करना। जी नहीं, उससे बड़े आते थे लोग, यहाँ रवि संगवाल साहब थे, बीसी वर्मा साहब, जो प्लेंटे बना के जब प्लेंट पर बनाने का काम करते थे, प्लेंटे का पैसा लेते थे। जी याद है। चलते सर, एक इसमें सिंपल सा छोटा सा शब्द ये है कि एक धारा 96 में मूल रूप से एक पक्षी पारित मूल डिग्री की अपील नहीं होगी। होगी एक पक्षी स्पेसिफिक प्रावधान है, स्पेसिफिक ही है उसमें, बिल्कुल केवल दोनों पक्षों की सहमति से कोई डिग्री पारित हुई है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। नहीं, उसमें नहीं। और लघुवाद के मामले में हमारे यहाँ नहीं है लघुवाद, हमारे यहाँ तो है नहीं लघुवाद, हमारे यहाँ है नहीं। लघुवाद के मामले जो 10,000 रुपये मगर जो समझौते की डिग्री है उसमें कुछ विशेष प्रावधान अगर फ्रॉड में ऑब्टेन कर लिया है तो हो सकेगा। नहीं सर। हाँ जी सर, जैसे 18/4 होता है जी सर, इसमें तो सर उसके बेसिक क्या रहना चाहिए? 18/4 के इसमें
जी जी 18,000 तो वो सीट एग्जामिनेशन से क्रॉस तो करना पड़ेगा ना तुमको, तुम्हारा जो डिफेंस है आपने। जी जी नहीं सर, उसके अंदर की बात तो जो है वो तो क्रॉस करेंगे हम अपने हिसाब से, हाँ पर नहीं उसके जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं कि इसके सामने ये 18,000 बनना चाहिए, का अब रहता है इसको क्या? अपन प्लान्ट अच्छे से समझ लेंगे तो फिर उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिन नहीं, वो तो उसमें अलग से आपके प्लान मैटर के ऊपर रहेगा ना। मैटर के ऊपर प्लान्ट जैसे के हाँ, ऊपर वो ही रहेगा। जो आप बोल रहे हैं ना उसमें बेसिक क्वेश्चन क्या है, जी कहाँ गलती कहाँ होती है बताओ क्या। जी जैसे कि 18/4 का एफिडेविट दिया हुआ है, जी तो उसमें आप पूछ सकते हैं ना उनको, वो जो विटनेस है ना, कि भी जी इसमें ये जो इसमें लिखा हुआ है ये आपके वकील साहब ने खुद ने बनाया हुआ है करके, अच्छा आप ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर आप कौन से तारीख को इसकी जानकारी देने गए थे, आपको कुछ याद है क्या? अच्छा फिर आपने ये जानकारी ऐसी ऐसी कोई जानकारी आपने नहीं दी है इसलिए आपको याद नहीं है। अरे बहुत बहुत प्रश्न है वो, इतने सारे प्रश्न हैं। कभी हवा हम लोग क्या एक्चुअल में क्या होता है ना, कि हम लोग क्या 18/4 का जो एफिडेविट ना इंग्लिश में रहता है, तो हम जी लोग वो मराठी वाला विटनेस आता है, हम लोग उनको पूछते हैं कि भाई इंग्लिश में आपको मालूम नहीं इसमें क्या, तो बहुत से विटनेस तो बोलते हैं हाँ नहीं मालूम बोलते। वकील साहब ने अपने अच्छा मन से लिख लिया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है उसमें। और उसमें वो जो जानकारी रहती है ना उसमें आप बहुत क्रॉस कर सकते हैं ना। ऐसी काफ़ी जानकारी रहती है जिसका नॉलेज विटनेस को रहता ही नहीं है, वो आप ले सकते हैं। और दूसरी बात जो प्लेंट है यानी वाद पत्र और 18,000 का एफिडेविट में बहुत सी जगह डिफरेंस रहता है, इनकन्सिस्टेंसी रहती है। वो चीज़ आप बोल सकते हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जानकारी आपने अपने वकील साहब को दिए थे क्या वाद पत्र बनाते समय, यानी अच्छा ओमिशन जो है, जो चीज़ उसके बाद 18/4 में आ रही है और जो कि प्लेंट में नहीं है उस पर जी आप क्रॉस कर सकते हैं। बहुत स्कोप है क्रॉस करने का उसमें। अच्छा सर, इसमें जो हद कमिश्नर रहता है उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन रहना चाहिए इसमें? क्या है ना? 18/4 में जो जो शपथ पत्र करता है जो, हाँ नहीं, उससे तो हाँ कोई ऐसा उससे कोई नहीं रहेगा सर क्या? वो कमिश्नर को बुलाना थोड़ी जरूरी रहता है। नहीं 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 नहीं, उसको कैसे बुलाएंगे, कोर्ट में ही बुलाएंगे। नहीं सर मतलब उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन बनना चाहिए क्या कि ये जो है आपने इनके समक्ष अपने कथन किए थे या तो कुछ ऐसा? वो तो आपके अगेंस्ट में जाएंगे ना, तो हाँ ही बोलेंगे ना, वो कैसे बोलेगा मेरे तक समक्ष नहीं हुआ, वो तो आपके अगेंस्ट में जाएंगे। जी आपको एविडेंस तो रिलेवेंसी का देना है ना, एविडेंस शुड बी गिवन ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट। हाँ हाँ वो आपके डिफेंस में अगर रिलेवेंट फैक्ट है, आपको ऐसा लगता है कि उसको एग्जामिन करके आप ऐसी कुछ चीज़ ला सकते रिकॉर्ड पे, तो आप जरूर बुलाएं उसको। अच्छा वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। जी जी हाँ और सर सिविल में क्रॉस एग्जामिन और क्रिमिनल में क्रॉस एग्जामिन में भी बहुत अंतर है। नहीं नहीं सुलाखी जी, ऐसा कोई अंतर नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। एक्चुअल में कोई भी क्रॉस जो रहती है ना, वो अपने को ये उद्देश्य से लेना पड़ता है कि हम लोग का जो डिफेंस है हम लोग उसको स्टैब्लिश करें। जो विटनेस न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए आया ना, वो झूठ बोल रहा है, ये स्टैब्लिश करना दोनों का पर्पज़ है, चाहे सिविल रहे चाहे क्रिमिनल का रहे। द पर्पज़ बिहाइंड क्रॉस इज टू एक्सपोज द विटनेस टू द पब्लिक। सिविल के जो जहाँ तक क्रॉस देखे जाते हैं वो दोनों में आपको उसमें डिनायल के हाँ? लिए ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। डिनायल नहीं के लिए डिनायल देखो, ज़्यादा हाँ जो आपने जो प्रश्न पूछे ना डिनायल, तो डिनायल का लॉ क्या है कि आपका जो डिफेंस है ना उसका सजेशन आपको देना है, और विटनेस ने जो पॉजिटिव चीज़ बोला हुआ है ना उसका भी आपको डिनायल देना है। क्योंकि क्या, इफ़ यू फेल टू गिव एनी सजेशन as per your defense ना, it would be presumed that you admitted that fact। यानी अगर आप विटनेस ने बोला कि भाई आरोपी के हाथ में चाकू था, और अगर आपने उसको क्रॉस में देना आपने ऐसा सजेशन नहीं दिया कि नहीं उसके हाथ में चाकू नहीं था, आप झूठ बोल रहे हैं, तो अब ये माना जाएगा कि आपने उस चीज़ को एडमिट करना। यही है। तो ये जो लॉ है वो ये है कि यू शुड deny everything, and that denial should be by way of suggestion। You will have to give a suggestion to the witness that he is telling lie before the court। यही लॉ है। चलिए सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, सभी ने अच्छी उपस्थिति दी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और एस पटेल साहब की अनुमति से अब इस कार्यक्रम को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। चलो नमस्ते सभी को। हाँ, और जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय